वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हलवा है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अबे कर देंगे ना, चल तू पढ़ा। स्वागत है तुम सबका। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, जब भी तुम आसमान की तरफ देखते हो तो मुझे पक्का विश्वास है कि तुम सबके मन में ये क्वेश्चंस आते होंगे कि ये स्टार कैसे बने, आसमान में कितने सितारे हैं। वैसे जो हमने सबसे पहली पोएम नर्सरी में सीखी थी वो यही थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यार इस पोएम को सुनने के बाद तो मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। खैर चलो, हम ये जानते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स बने कैसे। चलो सबसे पहले हम अर्ली थ्योरीज के बारे में बात कर लेते हैं। पूरे वर्ल्ड के फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी थ्योरीज निकाली कि कैसे प्लैनेट्स बने थे, हाउ द ओरिजिन ऑफ अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस। यहाँ पर अर्थ का मतलब प्लैनेट्स है। इमैनुअल कैंट जो कि एक जर्मन फिलोसफर था, उसने एक नेबुलर हाइपोथेसिस करके थ्योरी पास करी जिसे 1796 में लाप्लेस नामक एक मैथमेटिशियन ने दोबारा से रिवाइज किया। नेबुलर हाइपोथेसिस में यह लिखा था कि जब सूरज बिल्कुल यंग था, जब वो बना था, तो वो बहुत धीरे धीरे रोटेट करता था। उसके आसपास जो क्लाउड्स थे उसमें से हमारे प्लैनेट्स डेवलप हुए थे। इन क्लाउड्स को ही हम नेबुला के नाम से जानते हैं। तुम सब नेबुलर की डेफिनेशन जान लो क्योंकि ये 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेबुलर का मतलब होता है क्लाउड्स ऑफ गैसेस विच आर मूविंग स्लोली इन सर्कुलर मोशन। अब टाइम बीत जाता है और 1900s में 2 और लोग जिनका नाम चैम्बरलियन और मोल्टन था, वो अपना ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आसमान में एक वॉन्डरिंग स्टार है जो कि सन के पास से होकर निकला। उस वॉन्डरिंग स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन के अंदर से एक सिगार शेप्ड मटेरियल निकला जो कि बाद में जाके कंडेंस हो गया और उसने प्लैनेट्स को जन्म दिया। सर जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जेफरे, ये 2 और साइंटिस्ट थे जिन्होंने आकर एक बाइनरी थ्योरी बनाई। इस थ्योरी में लिखा कि सन के साथ एक को एग्जिस्टिंग सन था, मतलब उसका दोस्त टाइप, जिसके अंदर से ये सारे प्लैनेट्स निकले थे। अब और थोड़ा सा समय बीत जाता है और 1950s में 2 साइंटिस्ट, एक का नाम ऑटो स्कैमेट था जो कि रशिया से था और दूसरा कार्ल विस्कर जो जर्मनी से था, इन्होंने दोबारा से नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया। इन्होंने बताया कि जो सन के अराउंड ये नेबुला है ये हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है और एक्सेस कॉलिजन और फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से इसके अंदर से प्लैनेट्स निकले बाय द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब होता है कि जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं वो प्लैनेट के कोर में चले जाते हैं और जो लेस डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो कोर के ऊपर होते हैं और इसी प्रोसेस की वजह से हमारी एग्जिस्टिंग अर्थ बनी थी। अब साइंटिस्ट ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बात कर करके थक चुके थे, तो अब उन्हें कुछ नया टॉपिक चाहिए था, इसलिए उन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर अलग अलग थीसिस देनी स्टार्ट कर दी। चलो पहले मैं तुम सबको यूनिवर्स के बारे में थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूँ। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं। वैसे हमारी अर्थ कौन सी गैलेक्सी में है, क्या तुम बता सकते हो? अरे हाँ, उसका नाम तो मिल्की वे है और फिर मिल्की वे के अंदर हमारा पूरा सोलार सिस्टम आता है और मिल्की वे के पास जो सबसे नज़दीक गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो यूनिवर्स कैसे बना, इसके लिए एक बहुत मशहूर जो थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज हैं उनके बीच का डिफरेंस कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि समय की शुरुआत में यूनिवर्स में जो कुछ भी मैटर था वो सब एक टाइनी बॉल के रूप में था। एक ऐसी टाइनी बॉल थी जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम था। और इन 3 रीजंस की वजह से आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये जो टाइनी बॉल होती है ये हो जाती है एक्सप्लोड। इस एक्सप्लोजन में थोड़ी सी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है और इस एक्सप्लोजन के 3 मिनट बाद पहला एटम बनना स्टार्ट हो जाता है। इस एक्सप्लोजन के 3 लाख साल बाद जब टेम्परेचर 4500 केल्विन ड्रॉप हो जाता है तब हमारे यूनिवर्स में एटॉमिक मैटर बनके तैयार हो जाते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी गैलेक्सीज हैं उनका डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है। लेकिन एक महाशय जिनका नाम हॉयल्स था, उन्होंने स्टेडी स्टेट बता दिया। उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस कभी नहीं घटता बढ़ता, बल्कि उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। लेकिन फिर भी जो हमारे साइंटिस्ट हैं आज मॉडर्न समय के, उनका मानना है कि जो यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं उनके बीच का डिफरेंस बढ़ता रहता है कांस्टेंटली। गैलेक्सी का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स का एक ग्रुप। तो जब ये बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था तो उस टाइनी बॉल के कुछ टुकड़े बहुत बड़े थे, कुछ टुकड़े बहुत छोटे थे। तो जो भी बड़े टुकड़े थे उन्होंने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण छोटे टुकड़े और हाइड्रोजन को अपने पास खींच लिया। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अब उनके इर्द गिर्द नेब्यूला बन गया था। वो क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर मैंने बताया था। अब इस नेब्यूला के अंदर कुछ ऐसी भी जगहें थी जहां पर हाइड्रोजन पार्टिकल्स बहुत क्लोज थे, मतलब हाइड्रोजन एटम्स के बीच का डिफरेंस बहुत कम था। और नेब्यूला के अंदर ऐसी ही जगहों को हम लंप्स कहते हैं। जब ये हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के और पास आ जाते हैं तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसी रीज़न की वजह से आज से 5-6 बिलियन साल पहले स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। उस क्लम्प्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से जो उसका कोर होता है वो मजबूत होने लग जाता है, उसके अंदर और डस्ट पार्टिकल्स आने लग जाते हैं, काफ़ी सारे हाइड्रोजन पार्टिकल्स आने लग जाते हैं और फिर वो एक डिस्क की तरह गोल गोल घूमने लग जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद जो मटेरियल हमारे सामने आता है उसका नाम होता है प्लैनेटेसिमल्स। ये प्लैनेटेसिमल्स का मतलब होता है कि स्मॉल बॉडीज इन लार्ज नंबर। प्लैनेटेसिमल्स में से कुछ प्लैनेटेसिमल्स बहुत बड़े थे तो कुछ बहुत छोटे थे। तो जो बड़े प्लैनेटेसिमल्स थे वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और प्रोसेस ऑफ एक्रीशन से प्लैनेट्स का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में, जो कि आज से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना था। अगर तुम्हें सभी प्लैनेट्स के नाम सीक्वेंस में याद रखने हैं तो मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व अस नट्स। एम से होता है मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपट्यून। इन 4 प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, मतलब अर्थ लाइक प्लैनेट। ये प्लैनेट्स रॉक एंड मिनरल से बने हुए हैं और इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। और ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम जोवियन प्लैनेट्स या गैस जाइंट प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से बहुत बड़े होते हैं और इनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत थिक होता है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस से बना हुआ होता है। ऐसे एक प्लैनेट हुआ करता था प्लूटो, लेकिन उसको हमने अगस्त 2006 में एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और ये वाला क्वेश्चन तो CBSE और क्लास 11th का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि वाई इनर प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉकी सरफेस एंड आउटर प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ गैसियस सरफेस। तो फर्स्ट पॉइंट होगा कि जो हमारे इनर प्लैनेट्स थे वो सन के बहुत नज़दीक थे, तो इसलिए वो सॉलिड पार्टिकल्स में कंडेंस नहीं हो पा रहे थे। सेकंड पॉइंट है सोलर विंड्स। सोलर विंड्स बहुत ही ज़्यादा गर्म और तेज़ हवाएं होती हैं जो कि पूरे के पूरे सोलार सिस्टम में रिवॉल्व करती हैं। ये सोलर विंड्स इनर प्लैनेट्स के ऊपर से हाइड्रोजन और हीलियम्स का साया अपने साथ उड़ाकर ले गई और पीछे वाले प्लैनेट्स में डिपॉजिट कर दिया। और तीसरा पॉइंट होगा कि जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं वो साइज़ में बहुत छोटे हैं, तो इसलिए उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत कम है। अपने लो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो इन गैसेस को अपने तक समेट कर नहीं रख पाई। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, काफ़ी सारी गैसेस हैं, पर फिर भी मुझे यूनिवर्स के बारे में पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। अब हम जानेंगे कि हमारे चंदा मामा का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने मून की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ये जो पहले मून और अर्थ थे ये दोनों एक बॉडी थे, उसके बाद कुछ बडिंग टाइप हुआ, एक डंबल लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद फाइनली अर्थ और मून का डिवीजन हो गया।
उन्होंने एक और दूसरी थ्योरी दी कि जो पैसिफिक ओशन के ऊपर की जमीन थी उसने टूटकर चंदा मामा का रूप ले लिया, लेकिन साइंटिस्ट इनमें से कोई भी बात नहीं मानते। अगर हम साइंटिस्ट की माने तो उनका कहना है कि द बिग स्प्लैट की वजह से जो चांद है उसका निर्माण हुआ था। मार्स से भी 3 गुनी बड़ी कोई हेवनली बॉडी अर्थ से आके टकरा जाती है। एक्सप्लोजन की वजह से अर्थ का एक छोटा सा टुकड़ा अर्थ से अलग हो जाता है, जो कि आज चंदा मामा के रूप में हमारे सामने है। चंदा मामा आज से 4.44 बिलियन साल पहले बने थे। शुरुआत में जो हमारी अर्थ थी वो बंजर थी, उसके ऊपर पहाड़ थी, लावा बहती थी और एक बहुत ही ज़्यादा पतला सा एटमॉस्फेयर था जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस से बना था। उन सब से निकल के ये इतनी सुंदर हेवन कैसे बन गई? तो हमारी जो अर्थ है वो हेवन बनी सिर्फ 3 वजह से, बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फेयर। तो चलो अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करते हैं। अर्थ काफ़ी सारे मिनरल्स और मेटल से मिलके बनी हुई है। तो प्रोसेस ऑफ एक्रीशन में जो हैवियर मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, वो सब सिंक कर जाते हैं और जो हल्के मेटल्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते रह जाते हैं। फिर काफ़ी समय बीत जाता है और धरती धीरे धीरे कूल हो जाती है तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है। सॉलिडिफाइड होने के बाद हमें मिलता है क्रस्ट। जी हाँ, ये वही क्रस्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं। अब हम बात करेंगे उस चीज़ की जहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा तादाद में मिलती है। जी हाँ, एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहला पॉइंट होता है सोलर विंड्स। सोलर विंड्स हमारे एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस को बहाकर ले गई। सेकंड पॉइंट है डीगैसिंग। अर्थ के इंटरनल से जब वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे तब वाटर वेपर और गैसेस भरपूर मात्रा में निकल के एटमॉस्फेयर में चले गए थे। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मेजॉरिटी में थी उस समय, लेकिन जैसे जैसे अर्थ कूल होती चली जाती है वैसे वैसे वाटर वेपर्स कंडेंस होने लग जाते हैं और वाटर वेपर्स के साथ मिलकर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्रेटर्स के अंदर जमा हो जाती है। क्रेटर्स मतलब कुछ गड्ढे टाइप। अब लाइफ आनी शुरू हो जाती है। थर्ड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस। जो ये क्रेटर्स हैं ये पॉन्ड्स बनी छोटी छोटी सी, इनके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गे नामक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रहते थे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते थे। इससे क्या हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एक बहुत ही अबंडेंट मात्रा में आ गई। फाइनली हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ ही गए, ओरिजिन ऑफ लाइफ। साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत समय पहले कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए थे जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे जो कि अपने आप को ही कॉपी करके डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं। फिर क्या हुआ, एक सेल से 2 बने, 2 सेल से 4 बने, 4 सेल से 8 बने और उसके बाद तो बस पूछो ही मत। डायनासोर, ड्रैगन और पक्षी, शेर, चीता, भालू, इंसान, हम सब का जन्म हुआ। जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद हम जमीन के नीचे दफन हो जाते हैं और हम फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। क्या तुम में से मुझे सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकता है जिन सब से हमने जन्म लिया हो, जिससे सारी स्पीशीज ओरिजिनेट हुई हो, जो सारी स्पीशीज के मम्मी पापा की तरह हो? उसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे, जो कि आज से 3000 मिलियन साल पहले इस धरती पर आई थी।